Section 40 prejudicial amendments and the government is sir, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए। 1 सेकंड भी नहीं। श्री GM बाल योगी। कंक्लूड कर रहा हूं 1 सेकंड के अंदर। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। आज हमारी PIL कोर्ट में लगी हुई है और संसद में बाकायदा वक्फ कानून को बदलने के लिए बिल आ चुका है। भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं, एक भी बार शब्द नहीं है। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान केवल वो लोगों को स्पेशल छूट देता है। भारत का संविधान कहता है कि महिलाओं के लिए अलग से आयोग बन सकता है, महिलाओं के लिए अलग से मंत्रालय बन सकता है, महिलाओं के लिए अलग से कानून बन सकता है। तो आपके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है, आपके पास महिला आयोग भी है। ऐसे ही भारत का संविधान SC/ST के लिए अलग से आयोग बनाने की परमिशन देता है। तो आपके पास SC/ST के लिए कानून है, SC/ST के लिए अलग से आयोग भी है। यदि भारत के आप ये कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है और प्रीएम्बल में सेकुलर रहना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए तो वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। कुरान में कहीं मजार शब्द नहीं है, कुरान में कहीं दरगाह शब्द नहीं है, कुरान में कहीं पक्का कब्रिस्तान शब्द नहीं है। और इसीलिए पूरे अरब देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, आपका अरब हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, अबू धाबी हो गया, मस्कट हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, वहाँ एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। तो भारत में मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वक्फ एक्ट है, ये संविधान विरोधी भी है, इस्लाम विरोधी भी है, कुरान विरोधी भी है। भाई कानून इतना घटिया था, 1954 में नेहरू जी ने बनाया, 1984 में इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर उसको राजीव गांधी जी ने मजबूत किया, 1995 में नरसिम्हा राव ने उसको खतरनाक बना दिया और 2013 में मनमोहन सिंह ने उसको खतरनाक बना दिया। ऐसा उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया कि नतीजा हुआ कि 9 लाख जमीनों पे वो कब्जा करके बैठ गया और 9 लाख जो प्रॉपर्टी है उसका टोटल एरिया 10 लाख एकड़ है। 10 लाख एकड़ का मतलब दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। आप याद रखिए, मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, भारत का पड़ोसी देश है, पहले भारत का हिस्सा था, अब वहाँ से हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। उसका टोटल क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। इसका मतलब सिंगापुर के 5 गुने से ज़्यादा ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड पावर का नतीजा है उत्तराखंड के जंगल वक्फ प्रॉपर्टी हो चुके हैं, हिमाचल में पूरी पहाड़ियाँ वक्फ प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, तमिलनाडु का गाँव वक्फ प्रॉपर्टी हो गया, तमिलनाडु का मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद के छोटे वैसी कह रहे थे कि वहाँ के एयरपोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है। कुछ दिन पहले नेताजी कह रहे थे कि अंबानी का जो जहाँ घर बना है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसे तो फिर अभी एक जज साहब का बयान आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि भैया तुम कागज़ दिखाओ, बिना कागज़ नहीं दिखाओगे तो कैसे मान लें वक्फ प्रॉपर्टी। वो कह रहे थे आप ऐसा अगर यही हालत रही तो पूरा भारत वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये मनमानी रुकनी चाहिए। किसी की भी प्रॉपर्टी पे कह दे ये वक्फ की, ना तो
खसरा देखा जाता, न खतौरी देखी जाती, न तहसील में जाना पड़ेगा, न एसडीएम क्या जाना पड़ेगा, न एसपी क्या जाना पड़ेगा, एडीएम के जाना पड़ेगा, न डीएम क्या जाना पड़ेगा, न सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। कहीं कोई कानून आपकी नहीं सुनेगा। आपने कह दिया है वक्त की है तो बस वक्त की हो गई। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं, और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहां ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहां उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहां बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है, और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले एक्ट लाया गया है 1954 में, सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर।
काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्फ का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।